आप सभी को स्वागत करता हूं। रश्मि रति की भूमिका के ऊपर चर्चा करने के लिए हम यहाँ पे आज एकत्रित हुए हैं। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित रश्मि रति की भूमिका के ऊपर आज चर्चा करेंगे। यह एक महत्वपूर्ण खंड काव्य है। रश्मि रति की भूमिका के ऊपर जब हम चर्चा करते हैं तो रश्मि रति का अर्थ हमको पता होना चाहिए। रश्मि रति का अर्थ होता है सूर्य की सारथी। इस तरह से हम देखेंगे। हिंदी के महान कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित रश्मि रति एक खंड काव्य है। अगर ये पूछा जाए एग्जाम में तो आप लिख सकते हैं कि यह एक खंड काव्य है। काव्य का आरंभ कब होता है? काव्य का आरंभ 1950 ईस्वी में 26 फरवरी 1950 ईस्वी में किया गया था और प्रकाशन इसका कब होता है? 1952 में होता है। इसमें कुल सर्ग जो है 7 सर्ग देखने को मिलते हैं। 7 सर्ग जो है कुल है, जिसमें कि कर्ण के चरित्र के सभी पक्ष का सजीव चित्रण किया गया है। इसमें किसके चरित्र के ऊपर लिखा गया है? तो कर्ण के चरित्र के ऊपर लिखा गया है। रश्मि रति में दिनकर ने कर्ण की महाभारतीय कथानक से ऊपर उठाकर उसे नैतिकता और वफादारी की नई भूमि पर खड़ा कर उसे गौरव से विभूषित किया है। यह इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आगे चलते हैं। रश्मि रति में दिनकर ने सारा समाज या सारे सामाजिक और पारिवारिक संबंध को नए सिरों से जांचा है। चाहे गुरु शिष्य का संबंध के बहाने हो, चाहे अविवाहित मातृत्व और विवाहित मातृत्व के बहाने हो, चाहे धर्म के बहाने हो, चाहे छल प्रपंच के बहाने हो, जो कि रश्मि रति को बहुत ही लोकप्रिय बनाया है। युद्ध में भी मनुष्य के ऊंचे गुणों की पहचान के प्रति ललक का काव्य है रश्मि रति। रश्मि रति यह भी संदेश देता है कि जन्म अवैधता से कर्म की वैधता नष्ट होती है। यहाँ पे यह एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अपने कर्मों से मनुष्य मृत्यु पूर्व जन्म में ही एक और जन्म ले लेता है। अंततः मूल्यांकन योग्य मनुष्य का मूल्यांकन उसके वंश से नहीं, उसकी आचरण और कर्म से ही किया जाता है। रश्मि रति को पढ़ने से हमारा बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, जैसे कि कर्म ही ईश्वर है। ये जो है हमारे मनोमस्तिष्क में आ जाता है। अगले पॉइंट के ऊपर जब हम चर्चा करते हैं, दान जगत का प्रकृत धर्म है, मनुष्य भ्रम डरता है, एक रोज वो हमें स्वयं सब कुछ देना पड़ता है, बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको वे देकर भी मरते हैं। ये अगर पूछा जाए तो ये चतुर्थ सर्ग में जो है लिखा गया है। आगे की ओर चर्चा करते हैं। इस सरल सीधे काव्य को भी किसी भूमिका की ज़रूरत है, ऐसा मैं नहीं मानता। ये कौन कहते हैं? दिनकर जी कहते हैं। मगर कुछ ना लिखूं तो वे पाठक जरा उदास हो जाएंगे, जो मूल पुस्तक के पढ़ने में हाथ लगाने से पूर्व किसी न किसी पूर्वाभास की खोज करते हैं। हम सब ये काम करते हैं। पूर्वाभास मतलब पहले से ही पता चल जाए कि इसके अंदर है क्या। ये भी हर चीज़ का कुछ ना कुछ इतिहास होता है और रश्मि रति नामक यह विनम्र कृति भी इस नियम का अपवाद नहीं है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाएगा। आप जो है अपने नोट कॉपी में इन सभी को लिख रहे होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। बात यह है कि कुरुक्षेत्र की रचना कर चुकने के बाद ही मुझ में यह भाव जगा कि मैं कोई ऐसा काव्य भी लिखूं जिसमें केवल वैचारोत्तेजना ही नहीं, कुछ
कथा संवाद और वर्णन का भी महात्म्य हो स्पष्ट ही। यह उस मोह का उद्गार था जो मेरे भीतर उस परंपरा के प्रति मौजूद रहा है जिसके सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि राष्ट्रकवि श्री मैथिली शरण गुप्त हैं। तो यहाँ पे कुरुक्षेत्र के बाद उन्होंने किसकी रचना की थी? रश्मिरथी की। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस परंपरा के प्रति मेरे बहुत से सहधर्मियों के भाव हैं। इससे मैं अपरिचित नहीं हूँ। मुझे यह भी पता है कि जिन देशों अथवा दिशाओं से आज हिंदी काव्य की प्रेरणा फारसल से मौत या उधार मंगाई जा रही है, वहाँ कथा काव्य की परंपरा निशेष हो चुकी है और जो काम पहले प्रबंध काव्य करते थे वही काम अब बड़े मज़े से उपन्यास कर रहे हैं। किंतु अन्य बहुत सी बातें की तरह मैं एक इस बात का भी महत्व समझता हूँ कि भारतीय जनता के हृदय में न्याय का, प्रेम का आज भी काफ़ी प्रबल है और यह अच्छे उपन्यास के साथ साथ ऐसी कविताओं के लिए भी बहुत ही उत्कंठित रहती है। यह इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगर इस सात्विक महाकाव्य, यह एक किस तरह का महाकाव्य है? सात्विक महाकाव्य काव्य प्रेम की उपेक्षा कर दे तो मेरी तुच्छ संपत्ति में हिंदी कविता के लिए यह कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। परंपरा केवल वही मुख्य नहीं है जिसकी रचना बाहर हो रही है, कुछ वह भी प्रधान है जो हमें पुरखों से विरासत के रूप में मिली है, जो निखिल मंडल के साहित्य के बीच हमारी अपने साहित्य की विशेषता है और जिसके भीतर से हम अपने हृदय को अपनी जाति के हृदय के साथ आसानी से मिला सकते हैं। यह भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। उसके बाद अगली पॉइंट के ऊपर चर्चा करते हैं। कथा कहने में अक्सर ऐसी परिस्थितियां आकर मौजूद हो जाती हैं जिनका वर्णन करना तो ज़रूरी होता है, मगर वर्णन महाकाव्यात्मक में व्याघात डाले बिना निभ नहीं सकता। रामचरितमानस, साकेत और कामायनी के कमज़ोर स्थल इस बात के प्रमाण हैं। विशेषतः कामायनीकार ने शायद इसी प्रकार के संकटों से बचने के लिए कथा सूत्र को अत्यंत विरल कर देने की चेष्टा की थी, किंतु यह चेष्टा सर्वत्र सफल नहीं हो सकी। यह किसका कथन है? यह जो है आपका रामधारी सिंह दिनकर जी का कथन है और उन्होंने भूमिका के तहत इस तरह का जो है लिखा पढ़ी की है। आजकल लोग बाज़ारों से जई मंगाकर खाया करते हैं। आंशिक तुलना में यह गीत और मुक्त का आनंद है, मगर कथा काव्य आनंद खेतों में देसी पद्धति से जई उपजाने के आनंद से समान है। यानी इस पद्धति से जई के दाने तो मिल ही जाते हैं, कुछ घास और भूसा भी हाथ आता है, कुछ लहलहाती हुई हरियाली देखने का भी सुख प्राप्त होता है और हल चलाने में जो मेहनत पड़ती है उससे कुछ तंदुरुस्ती भी बनती है। यह एक ग्रामीण बालक जो कि इस वीडियो को देख रहा होगा वो इस पंक्ति को अपने ऊपर महसूस कर लिया होगा कि हमारे ग्रामीण जीवन में इस तरह की घटनाएं बहुत ही घटित होती है। आगे की ओर चलते हैं और एक महत्वपूर्ण पॉइंट के ऊपर चर्चा करते हैं। फिर भी यह सच है कि कथा काव्य को रचना आदि से अंत तक केवल दाहिने हाथ के भरोसे नहीं की जा सकती। सिर्फ एक हाथ के वजह से हम कुछ भी नहीं कर सकते। जब मन उबने लगता है
और प्रतिभा आगे बढ़ने से इनकार कर देती है, तब हमारा उपेक्षित बायां हाथ हमारी सहायता को आगे बढ़ता है। मगर बेचारा बाएं हाथ तो बाएं ही ठहरा, वह चमत्कार तो नया दिखलाए कभी की कठिनाइयों का कुछ पर्दा ही बोल देता है, और इस क्रम में खुलने वाली कमजोरियों को ढकने के लिए कभी को नाना कौशल से काम लेना पड़ता है। यह महत्वपूर्ण पंक्तियों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और पूरे रश्मिरथी को चर्चा कर रहे हैं कि रश्मिरथी के अंदर है क्या। यह तो हुई महाकाव्य की बात। अगर इस रश्मिरथी काव्य को सामने रखा जाए तो मेरे जानते इसका आरंभ ही बाएं हाथ से हुआ है और आवश्यकतानुसार अनेक बार कलम बाएं से दाहिने और दाहिने से बाएं हाथ में आती जाती रही। कभी का लेखन कार्य करते समय यह होता रहा, फिर भी खत्म होने पर चीज़ मुझे अच्छी लगती। विशेषतः मुझे इस बात का संतोष है कि अपने अध्ययन और मनन से मैं कर्ण के चरित्र को जैसा समझ सका हूँ, यह इस काव्य में ठीक से उतर आया है और उसके वर्णन के बहाने मैं अपने समय और समाज के विशेष में जो कुछ कहना चाहता था उसके अवसर भी मुझे यथास्थान मिल गए हैं। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे की ओर चलते हैं, अगले पंक्ति की ओर। उस समय मुझे केवल इतना ही पता था कि प्रयोग के यशस्वी साहित्यकार पंडित लक्ष्मी नारायण मिश्र जी कर्ण पर महाकाव्य की रचना कर रहे हैं, किंतु रश्मिरथी के पूरा होते होते हिंदी की कर्ण चरित्र पर कई नूतन और रमणीय काव्य निकल गए थे। उसके बाद चर्चा करते हैं, यह युग दलितों और उपेक्षित के उद्धार का युग है। अतएव यह बहुत स्वाभाविक है कि राष्ट्र भारती के जागरूक कवियों का ध्यान उस चरित्र की ओर जाए जो हमारे वर्षों से हमारे सामने उपेक्षित एवं कलंकित मानवता का मुख्य प्रतीक पर खड़ा रहा है। आपको यह वीडियो अगर पसंद आ रहा होगा तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। रश्मिरथी में स्वयं कर्ण के मुख से निकला है, मैं उनका आदर्श कहीं जो व्यथा ना खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम बोल ना सकेंगे, जिनका निखिल विश्व में कोई नहीं ना अपना होगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। यह इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में, आप इसको लिख लिया करें अपनी कॉपी में। उसके बाद लास्ट पंक्ति के ऊपर चर्चा करते हैं कि रश्मिरथी पुस्तक के परिचय में दिनकर कहते हैं, रश्मिरथी के पुस्तक में दिनकर जी कहते हैं कि कर्ण चरित्र के उद्धार की चिंता इस बात का प्रमाण है कि हमारे समाज में मानवीय गुणों की पहचान बढ़ाने वाली है। कुल और जाति का अहंकार विदा हो रहा है। आगे मनुष्य केवल उसी पद का अधिकारी होगा जो उसके अपने सामर्थ्य से सूचित होता है, उस पद का नहीं जो उसके माता पिता या वंश की देन है। इसी प्रकार व्यक्ति अपने निजी गुणों के कारण जिस पद का अधिकारी है वह उसे मिलकर रहेगा, यहाँ तक कि उसके माता पिता के दोष भी इसमें कोई बाधा नहीं डाल सकेंगे। कर्ण चरित्र का उद्धार एक तरफ से नई मानवता की स्थापना का ही प्रयास है और मुझे संतोष है कि इस प्रयास में मैं अकेला नहीं, अपने अनेक सुयोग्य सहधर्मियों के साथ हूँ। कर्ण का भाग्य सचमुच बहुत दिनों के बाद जगा है। यह उसी का परिणाम है कि उसके पार जाने के लिए आज जलयान पर जलयान तैयार हो रहे हैं। जहाज़ों के इस बड़े में मेरी ओर से एक छोटी सी डोंगी ही सही। ये इम्पोर्टेंट है। इसमें से कोई छोटा सा पॉइंट दे करके यहाँ से यहाँ तक दे करके आपको पूछा जा सकता है कि यह कहाँ से लिया गया है। तो इस
रश्मि रति के भूमिका के ऊपर जो कुछ भी हमने पढ़ा, सुना, देखा, तो यह सब भूमिका के आधार पर है। आप सभी को धन्यवाद। फिर से एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं।